करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज सिर्फ एक सवाल पर टिकी है कि चेन्नई का वो ऐतिहासिक चेपॉक का मैदान किस तरह बर्ताव करेगा। क्या वह भारत के लिए विजय का द्वार खोलेगा या फिर यह मैदान इस टी20 विश्व कप में हमारी ऐतिहासिक उम्मीदों के लिए वाटरलू साबित होगा। यह वह मैदान है जहां या तो एक मेजबान टीम के विश्व कप जीतने की गौरव गाथा का एक और नया अध्याय लिखा जाएगा या फिर इतिहास खुद को उस विफलता के साथ दोहराएगा जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। भारत को अपने टॉप ऑर्डर से अब ऐतिहासिक शुरुआत की तलाश है। क्या सीएसके का नया स्टार भारत की जीत की कहानी लिखने वाला है? नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। इस बड़े मुकाबले के विश्लेषण से पहले हमें उस महातूफान की बात करनी होगी जिसने मुंबई के वानखेड़े में दस्तक दी और जिसकी गूंज अब चेन्नई तक सुनाई दे रही है। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच हुए उस मुकाबले ने ग्रुप ए के पूरे समीकरण को ही उलट पुलट कर रख दिया है। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रनों की जो प्रचंड जीत दर्ज की, उसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने 254 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। शिमरॉन हेटमायर की 34 गेंदों में 85 रनों की पारी ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज का नेट रन रेट बढ़कर +5.350 हो गया है। भारत के लिए मुसीबत यह है कि दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों से जो मिली हार थी, उसके बाद उनका नेट रन रेट -3.800 है और वो अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अब भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए न केवल जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना होगा, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भी प्रचंड जीत दर्ज करनी होगी और साथ में देखना होगा कि साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले को कौन जीतता है। चेपॉक का मैदान अब अपनी पुरानी धीमी पहचान छोड़ चुका है। इस वर्ल्ड कप में यहां अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 3 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम। यहाँ की पिच को वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह दोबारा तैयार किया गया। 5 महीने तक यहाँ कोई मैच नहीं हुआ, जिससे सतह बिल्कुल फ्रेश है। गेंद अब बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। अफगानिस्तान ने यहाँ कनाडा के खिलाफ 200 रन बनाए थे। रात के मैचों में अमेरिका ने यहाँ 199 और 196 जैसे विशाल स्कोर बनाए हैं। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में भी 182, 183 रनों का मुकाबला देखने को मिला था। हमने देखा है कि इस मैदान पर 19 साल का युवा बल्लेबाज युवराज सामरा ने किस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ 110 रनों की एक जादुई पारी खेली थी और यह साबित कर दिया था कि यहाँ की पिच अब बल्लेबाजों को अपनी बाहें फैलाकर आमंत्रित करती है। भले ही पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, लेकिन स्पिनरों और कटर गेंदबाजों के लिए अभी भी मदद मौजूद है। मोहम्मद नबी ने कनाडा के खिलाफ यहाँ 7 रन देकर 4 विकेट झटके थे। अमेरिका के हरमीत सिंह भी यहाँ 4 विकेट निकाल चुके हैं। आपको बता दें कि भारत ने जब यहाँ आखिरी मैच खेला था इस फॉर्मेट में, तब इंग्लैंड के 165 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। उस मैच में तिलक वर्मा ने 72 रनों की एक जुझारू पारी खेली। इसी रणनीतिक विषाद के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, संजू सैमसन। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 18 करोड़ रुपए का वो ऐतिहासिक करार केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं था, बल्कि वह एक परंपरा का हस्तांतरण था। प्रशंसकों के लिए संजू अब केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी हैं। हालांकि आंकड़ों का एक स्याह पक्ष भी है। 2025 से संजू का अंतर्राष्ट्रीय औसत केवल 13 का है। लेकिन क्या धोनी का यह किला संजू के भीतर उस सोई हुई आग को फिर से जला पाएगा? दूसरी तरफ हमारे पास शिवम दुबे हैं, जो चेन्नई की फिजाओं और चेपॉक की हवाओं को बखूबी पहचानते हैं। सीएसके के लिए इसी मैदान पर 80 के करीब छक्के जड़ने वाले दुबे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उस शर्मनाक हार में भी 42 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर अपनी उपयोगिता सिद्ध की थी। दुबे की स्पिनरों को वध करने की क्षमता भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट इस दबाव के बीच बदलाव करने का साहस जुटा पाएगा? असिस्टेंट कोच रायन टेंडोशे की यह दुविधा स्टिक या ट्विस्ट अब भारतीय क्रिकेट के गलियारों से गूंज रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि लगातार 3 बाएं हाथ के बल्लेबाजों का टॉप ऑर्डर में होना अब एक कमजोरी बन गया है, जिसे विरोधी टीमें अपनी ऑफ स्पिन से निशाना बना रही हैं। संजू सैमसन का आना इसी लेफ्ट हैंड मोनोपोली को
तोड़ने का एक रणनीतिक प्रयास हो सकता है, लेकिन किसकी जगह पर यह देखना दिलचस्प होगा। क्या ईशान किशन फिर से नंबर 3 पर जाएंगे, क्या अभिषेक शर्मा बाहर होंगे या तिलक वर्मा को आराम दिया जाएगा। इन्हीं उठापटक के बीच दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी इस स्थिति पर अपनी पैनी और कुछ हद तक कड़वी राय दी है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास को त्यागने की नसीहत दे दी। गावस्कर का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने परिस्थितियों का सम्मान नहीं किया और हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश में अपना सर्वस्व गंवा दिया। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि अब सुंदर का समय समाप्त हो चुका है और अक्षर पटेल की वापसी जरूरी है। गावस्कर का तर्क है कि जिम्बाब्वे के पास ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं है और ऐसी स्थिति में अक्षर की गेंदबाजी किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगी। 26 फरवरी को जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाएगा और चेपॉक की दुधिया रोशनी में टॉस होगा तो तापमान भले ही 30 डिग्री हो, लेकिन दबाव का पारा उफान पर होगा। यह वह लम्हा होगा जहां भारत को अपनी अस्मिता और अपने विश्व कप के सपने को बचाना होगा। क्या हम जिम्बाब्वे के उस 6 फुट 8 इंच के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरवानी की चुनौती को झेल पाएंगे, जिनके बारे में मोहम्मद कैफ कहते हैं कि यदि आज नीलामी होती तो 20 करोड़ से कम में नहीं बिकते। क्या जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट भारत के जख्मों पर नमक छिड़केंगे या फिर चेन्नई का अपना नया किंग भारत के लिए जीत की एक नई इबारत लिखेगा। भारत के लिए यह मुकाबला किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। यदि भारत यहां हारता है तो होम वर्ल्ड कप का सपना समाप्त हो जाएगा। 30 डिग्री तापमान के बीच क्या संजू और दुबे चेपॉक में नया इतिहास लिखेंगे या जिम्बाब्वे के मुजारबानी भारत की टॉप ऑर्डर की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, क्या संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए दी खेल मंत्रा। मैं हूं शशांक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।